आज से हम लोग एथिक्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस किताब के ऊपर में जो चीज़ लिखा हुआ है ये है आपके पूरे सिलेबस का नाम। एथिक्स, इंटीग्रिटी, देख रहे हैं ना, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एटीट्यूड। इसीलिए कह रहे हैं कि ये भाग है एथिक्स, नीति शास्त्र, ये भाग है दर्शन, सत्यनिष्ठा आपके अंदर कहाँ से आएगा। ये है आपकी अभिरुचि, यानी एथिक्स के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीन भागों को जोड़ के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो भाग नहीं जो कानून से जुड़ा है। कानून भी पढ़ना है लेकिन उसका निकाल करना है आपको एथिकल मोड में, ठीक ना। जैसे एक आपको छोटा सा चीज़ बता के आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ आएंगे। जैसे मान लीजिए एकदम सबसे इम्पोर्टेंट एक वो छोटा सा, एकदम छोटा करके आपको एक केस स्टडी बताते हैं। आपको कहेगा कि आप एक ज़िले का कलेक्टर हैं, आपका पीए जो है वो बहुत इफ़िशियंट है। कलेक्टर की इफ़िशियंसी में पीए की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो आपके ऑफिस के बाहर बैठा होता है, सब वही मैनेज करता है कि कल किससे बात करिएगा, कल कहाँ जाइएगा। आपकी सहमति होगी लेकिन सारा फाइल उसी के पास होता है, क्लर्क ही होता है। पहले उसका सब अच्छा बात बता देगा कि आपका पीए जो है एकदम ईमानदार है, एकदम 10 के बजाय 9:30 बजे ऑफिस आ जाता है, शाम को आपके जाने के बाद घर जाता है। पहले सब बढ़िया बात बता दिया। आपको अपने दूसरे तीसरे स्टाफ से भी पता चला कि एकदम खड़ूस आदमी है, माने ये ईमानदार है, पैसा नहीं लेता है। लेकिन महीना के बाद टेलीफोन बिल आपके ऑफिस का आया, तो पता चला कि वो टेलीफोन बिल आया है 50,000 का। अब आप सोच रहे हैं कि 50,000 का बिल कहाँ से आया, तो आप उसका कॉल डिटेल मंगाए, तो पता चला कि 1 से 2 के लंच में जो आप घर जाते थे खाना खाने, उसी बीच में कोई एक आदमी इस नंबर से अमेरिका बात करता है, इंग्लैंड बात करता है। बाद में पता चला कि वो पीए ईमानदार है, वो आके कहा कि सर मैं ही करता हूँ। तो आप पूछे कि काहे करते हो, तो पीए कहा कि सर इंग्लैंड में हमारी बेटी पीएचडी कर रही है, अमेरिका में मेरा बेटा जो है इंजीनियरिंग करने गया है। तो हम क्लर्क आदमी रोज़ बात करेंगे, आज का ये क्वेश्चन है, आज तो कह दीजिएगा इंटरनेट से कर लो। ये क्वेश्चन है जब वो वाला फ़ोन था, ठीक ना। तो सर अगर घर से फ़ोन करेंगे तो हम तो बर्बादे हो जाएंगे। तो हम सोचे कि 1 से 2 के बीच में यहीं से सरकारी फ़ोन से फ़ोन कर लेते हैं। हाँ, तो ऑफेंसिव। अब कहता है कि आप बताइए कि आप क्या स्टेप लीजिएगा। अगर आप उस पीए को हटा देते हैं तो अगला जो आएगा कहीं बेईमान निकला तो, कहीं आलसी निकला तो, कहीं रोज़ 12 बजे बहाना बना के आया तो, और अगर आप लेट गो करते हैं तो आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी फ़ोन का 50,000 बिल कौन भरेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो अपने तनख्वाह से 50,000 बिल भर नहीं सकते हैं। एथिकल बातें भी हो सकता है, अगर अपना क्लर्क है भर देते हैं, तो ये कोई 1,500 का बिल है नहीं कि आप अपने 1 लाख में से निकाल के दे देंगे कि तनख्वाह में से कि अरे जाने दो, अपना बहुत काम करता है। आप इस स्थिति में क्या निर्णय लीजिएगा। अब ये है इलीगल मैटर नहीं है। सरकारी ऑफिस से अगर कोई आदमी अमेरिका बात करके उसका बिल चुका दे तो भ्रष्टाचार नहीं है। अब सुनिएगा, अगर सरकार आपको गाड़ी दिया है, आप उस लेवल के अधिकारी हैं, तो कलेक्टर हैं, तो आप लॉगबुक मेंटेन करके ईमानदारी दर्शा सकते हैं कि अभी मैं अपने घर से पत्नी के साथ बाजार जा रहा हूं, तो ई वाला जितना किलोमीटर होगा उतना पेट्रोल हम अपना पैसा से भरा दें, तो आप वो गाड़ी से सब्जी लेने जा सकते हैं। और अभी हम अपने ऑफिस से, घर से ऑफिस जा रहे हैं, लॉगबुक होता है, मेंटेन करना होता है, तो ई वाला किलोमीटर में हम काहे भरेंगे, हम सरकार के काम से जा रहे हैं। तो देख लीजिए, गाड़ी का 2 यूज है,
कलेक्टर के लिए वो भ्रष्टाचार नहीं है। तो उसी तरह अगर आप उसका बिल पेमेंट कर देते हैं जो आप फ़ोन किए हैं कॉल डिटेल्स निकाल के, तो भ्रष्टाचार में नहीं आता है। तो देख रहे हैं, इसलिए ये एथिक्स पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि आप कागजी कार्रवाई कर दिए और कोई ऐसा आदमी था जो चला गया इफ़िशियंट, इनएफिशिएंट को अब आप जो है फिर से बना लिए। तो इसलिए आपको मूल्य, नैतिकता, नीति शास्त्र क्या है ये पहले जानना है। समझ गए इस बात को? तो अब हमारा पहला चैप्टर है नीति शास्त्र, मूल्य और नैतिकता क्या है। किसी भी विषय को पढ़ने के पहले ये जानना होता है कि वो विषय क्या है। तो पहले तो आपका मतलब कोई भी फील्ड का लड़का हो जो बीए एथिक्स नहीं किया है उसको किसी को उसके बाद नहीं पता चलेगा। लॉजिक होता है विषय का नाम, वो एथिक्स में आता है। तो बाकी आप कुछ हो रही है, इंजीनियर, डॉक्टर, आपको नीति शास्त्र क्या है नहीं पता होगा। तो पहले आपको जानना है नीति शास्त्र। अब देखिए क्या कहता है, क्यों जानना है। तो नीति शास्त्र मूल्य और नैतिकता शासन और लोक प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत स्तंभ है। मतलब अगर आपके अंदर एथिक्स है, पहले आप जानेंगे आगे क्या होता है एथिक्स, लेकिन अगर एथिक्स है, अगर आपके अंदर वैल्यूज है और अगर आप एथिकल होके शासन करना चाहते हैं, यानी जिसको आप आम आदमी की भाषा में कहते हैं राम राज। राम राज का मतलब ऐसा थोड़े कि राम भगवान के समय में कोई डकैती करबे न किया था, तब तो जेल नहीं होगा। राम राज का मतलब है कि हर चीज़ को नैतिक होकर के करना। जैसे एक उदाहरण कि सीता माता के बारे में अगर वो कह दिया, तो अगर राम भगवान कहते कि हम तो भगवान हैं, हमको अपनी पत्नी के बारे में पता है, हम नहीं भेजेंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो वो क्या बिगाड़ देता। थोड़े लोकतंत्र था कि वोट अगेंस्ट में दे करके मन कि ये कर देता। लेकिन क्या देखे, उन्होंने एथिकल शासन का उदाहरण दिया कि ठीक है हम सीता माता को जंगल भेज देते हैं और अग्नि परीक्षा से उनको गुजरना पड़ेगा। देख रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तो राम भगवान काहे अग्नि परीक्षा से मैंने गुजरे, वो भी जंगल में अकेले रहे थे। तो प्रश्न ये है कि राम भगवान के लिए प्रश्न नहीं कोई खड़ा किया। कोई तो होना चाहिए जो सीता माता के लिए आके बोला, पता चला कि उसका पड़ोसी आके खड़ा हो जाता है कि राम भगवान आप भी जो है अग्नि परीक्षा दीजिए, तो दे देते। इस शासन को कहते हैं एथिकल शासन। अब समझ में आ गया। राजा थे वो, जिस नाव पर बैठ करके पार किए उसका भाड़ा देने की क्या जरूरत था उनको। लोकतंत्र थोड़े है, राजतंत्र था, सब कुछ राजा का होता है। तो उस केवट को क्यों कह रहे हैं कि तुम पैसा ले लो, और उसको पैसा दे करके गए। देख रहे हैं, इसको कहते हैं राजा। समानता का सिद्धांत देख रहे हैं कैसे एथिक्स को पढ़ना है। सबरी का जूठा भैर खाना, यानी सबरी एक आदिवासी महिला थी। राजा होकर के उसके भाव को देखते हुए आप ये सोचिए कि किसी का जूठा बैर अपने भाई का नहीं कोई खाएगा। अब वो जो है उसके भाव को देख करके ये क्या था, एथिकल शासन का एक उदाहरण था। अगर राम भगवान कह देते कि नहीं हम नहीं खाएंगे तुम जो बैर जूठा की हो, तो सबरी थोड़े उनका सरकार गिरा देती। एथिकल शासन समझ रहे हैं कि आप जो है राजा हैं, तो आपसे जो लोगों को अपेक्षा है, क्या उस अपेक्षा पर आप खरा उतरते हैं। अब वैल्यू, मूल्य, हर समाज का अपना एक वैल्यू होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तब की दोनों किताब बदल जाएगा। वो धर्म वाला किताब है। इस्लाम में क्या है, ईसाई में क्या है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। इस्लाम कहाँ बुद्धिज़्म के करीब है, इस्लाम और बुद्धिज़्म में अंतर क्या है, सब पहले समझेंगे इसमें। तो समझिएगा अब वैल्यू, तो हर समाज का अपना, हर धर्म का अपना जो है मूल्य है। मूल्य का मतलब इन प्रतिमानों के अनुरूप चलना है। कुछ प्रतिमान निर्धारित होता है। तो प्रतिमान क्या है, तो हिंदू की लड़की का शादी है तो पहला प्रेफरेंस लाल रंग का साड़ी। ईसाई में लड़की की शादी है तो पहला प्रेफरेंस वाइट कलर का ड्रेस।
अब आप ये बताइए कि लाल अच्छा है कुजला? दोनों अच्छा है। जिस समाज का जो आदमी है उसका वो अच्छा है। इसको कहते हैं प्रतिमान। समझ गए? तो उन प्रतिमानों का अगर आप पालन करेंगे तो लोग कहेगा कि आप उन नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं। वैल्यूज, जो प्रतिमान स्थापित किया गया, उन प्रतिमानों को तोड़ने पर कहीं भी सजा का कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर कोई ईसाई महिला लाले रंग का साड़ी क्या कहते हैं से ड्रेस पहन के चली जाएगी शादी करने के लिए, तो उस पर कौन सा धारा लगाइएगा? आईपीसी का या बीएनएस का? उपहास कर सकते हैं। हिंदू महिला कहे कि हम उजले साड़ी में बैठ के शादी करेंगे, तो कौन सा आप उस पर लगा दीजिएगा कायदा? तो यही है वैल्यू। हाँ, आपका आलोचना, उपहास ये होने लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। इस चीज़ को समझ रहे हैं? अगर हिंदू महिला विवाहित है तो मांग में सिंदूर लगाएगी, तो हमारा वैल्यूज ये हुआ। इस्लाम में कहाँ लगाती है? ईसाई में कहाँ लगाता है? और आज ही जैसे जैसे महिलाओं के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण आना शुरू हुआ, तो आप देखिए कि कितना हिंदू महिला अब सिंदूर लगा के घर से बाहर निकलती है, लिपस्टिक लगाने लगी है माथा में। देख लीजिएगा, ठीक नहीं? हो बता रहे हैं। तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मत सोचिएगा कि हम पुरुष प्रधानों का विरोध कर रहे हैं। क्या बिगाड़ लीजिएगा? कोई कायदा है बीएनएस में कि महिला अगर सिंदूर लगा के नहीं निकले तो उसको 2 साल का सजा है? यही हुआ वैल्यूज। समझ गए? एक समाज का मूल्य दूसरे समाज का विरोधी हो सकता है। ये चैप्टर क्यों पढ़ना है समझिएगा। एक समाज का मूल्य उस दूसरे समाज के लिए विरोधी हो सकता है। कैसे? तब मुस्लिम समाज का मूल्य और ईसाई समाज का मूल्य है कि हम रोजे मुर्गा मांस खाएं, ठीक है? अब एक ऐसा सड़क जिसके इस तरफ मुस्लिम या ईसाई आबादी रहता है और दूसरी तरफ ये रहते हैं जैन, ठीक है? पर्यूषण के दौरान उस आबादी के बगल में ही एक कसाई का दुकान है जो रोज मुर्गा मांस वहाँ काट के बेचता है। आप कलेक्टर हैं, आप समझ रहे हैं ना इस विषय में क्या समझना है? कहाँ जाएंगे आप? किस वैल्यूज का फल पालन करेंगे? कहीं आप भी मुसलमाने हुए तो, या आप जैन हुए तो बीच का रास्ता नहीं निकाल पाइएगा, मतलब आप एक पक्षी हो जाइएगा। यही समझा रहा है वैल्यूज का मतलब। देख रहे हैं, काल के हिसाब से वैल्यूज बदलता है, समय के हिसाब से। जैसे अगर आज से 100 साल पहले मान लीजिए हमारा समाज इतना ओपन होता है कि लड़की भी क्लास में आएगी, तो आज ये जितने लोग जो भी ड्रेस पहन के आए हैं, संभव था कि आ सकती थी पहन के, माने जीन्स पैंट पहन के। काल के हिसाब से बदला। और आज क्या है कि छोटी सी बच्ची को ही आप वो ड्रेस के प्रति एडप्ट कर देते हैं कि नहीं अब वही पहनना है, समय वही आ गया। क्या हुआ? अब काहे ना आप आलोचना करते हैं? समय के साथ वैल्यूज बदल गए। आज कितना भी मान लीजिए कि स्वाति ब्राह्मणत्व को फैलाना चाहे, फिर इसमें हमेशा व्यक्ति ने तो वो खुदे नहीं पालन कर पा रही है। आप सोच के देखिए कि वो तो जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आई है, कहाँ गया सनातन? तो नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि समय बदला। तो समय बदला तो वैल्यूज बदलेगा। आज आप ये चर्चा भी नहीं करिएगा। हम लोग जिस समय कॉलेज में थे उस वक्त इस बात का चर्चा होता था, आलोचना नहीं होता था। ये बदमाश होगी, ये जींस पहन के आई है। हम लोग के पिताजी जिस समय पढ़ रहे होंगे उस समय क्या होगा? हिम्मतें नहीं कोई करेगा, चर्चे नहीं होगा। उस समय बता देते हैं उस लड़की का चर्चा होता होगा, अरे सलवार फ्रॉक पहन के स्कूल कॉलेज आ गई, साड़ी, जहाँ का जो कल्चर है। तो देख रहे हैं वैल्यूज स्थान बदलने पर बदलता है। सोसाइटी, समाज बदलेगा, वैल्यूज बदलेगा, और वैल्यूज जो है वो समय के साथ बदलेगा। अब आप सोच के देखिए कि इसको पढ़ने के बाद आप
इस कंपोजिट समाज में कैसा तार्किक हो जाइएगा। बात समझे ना कि आप ही का बात कोई कैसे मानेगा। आप भी 20% हैं, कोई जाति, दूसरा भी 18 है, तीसरा भी 19 है, और सबका अपना अलग अलग जो है वैल्यूज है उसके समाज का। अगर अलग अलग वैल्यूज न है तो गुजरात में हर समाज अभी जो सम्मेलन कर रहा है तो अपना बंधारण काहे बना रहा है। जब बंधारण भारत का बना हुआ है तो आप बीच में अपना काहे बना रहे हैं। इसका मतलब कि हर समाज का अपना प्रतिमान है, उसको नेगेटिव नहीं लीजिए। एक भी आदमी अगर अपने उसमें ये बना देखने हम अपने समाज के बंधारण में लिख देते कि मर्डर करना अपराध नहीं है, नहीं, तब वो नहीं चलेगा। देख रहे हैं ना, वो जो मेन है वो नहीं, आपका जो वैल्यूज था आप उसमें लिख सकते हैं कि उजला कलर का ही साफा पहनेगा हमारे समाज का हर आदमी, जो नहीं पहनेगा उसको बाकात करो समाज से, ये चलेगा। देख रहे हैं। लेकिन आप अगर उसमें इंडियन पिनल कोड के उल्लंघन का कोई अगर लाना चाहेंगे नियम तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये है वैल्यूज। और उन वैल्यूज को जो पालन करेगा उसको आप नैतिक कहिएगा, और जो उस वैल्यूज को पालन नहीं करेगा उसको आप अनैतिक कहिएगा। यही है इस चैप्टर का पूरा बात। तो ये 3 जिसके पास मालूम है वो लोक प्रशासन बेहतरीन चला पाएगा। क्योंकि भारत जैसे कंपोजिट देश में जैसे ही आप सत्ता के कुर्सी बैठिएगा, आज ही आप महसूस करके देखिए ना कि यूजीसी बिल में किसके साथ जाए सरकार, या कोई भी राजनेता काहे न बोल पा रहा है। जैसे एक उदाहरण अभी देते हैं कि अभी जो है इस शाम को पकड़े जिग्नेश मेवानी को कि भाई लगाइए कैमरा और ये बोलिए कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, काहे कि इसमें सबसे बड़ा तो दलित का ही फायदा है। नहीं बोलेगा। क्यों? बडगाम में सीट न सुरक्षित है, आबादी किसकी ज़्यादा है, तो कहेगा नहीं जरा फेविक्विक ले आओ, 2-4-10 दिन बाद बोलेंगे। तो देख रहे हैं, तो आप जो कानून लाइएगा, हम इतने कंपोजिट कल्चर में हैं कि क्या हो रहा है। दूसरा बात, खाली वो समर्थन कैसे करेगा, जैसे समर्थन करेगा जानते हैं क्या होगा। दूसरा वर्ग पत्रकार जिग्नेश मेवानी भाजपा में जोड़ाई रही है। इहो न बात है, बिल कौन लाया है, इस चीज़ को देखिए। तो आज अगर हमको मतलब कि इच्छा भी है, हम अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो हम कैसे कह दें कि बिल जो है पिछड़ों के हितकारी है, हम ताली बजाते हैं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके सामने हमेशा ऐसे ही मुद्दे आते रहेंगे। अगर आप ये चैप्टर के सिद्धांतों को नहीं जानिएगा तो हमेशा एक पक्षीय जो है आप क्या कहते हैं बातचीत करिएगा। एक बेहतरीन आपको आगे बढ़ने के पहले एक उदाहरण दिखाते हैं। हमारा कोई भी आदमी गांव में विरोध नहीं करता है, हम जो डालते हैं उसके विरोध में कोई नहीं लिखता है। लेकिन कल देखिए हम एक अपना गांव में डाले हैं, वही क्या कहते हैं कि अखिलेश चुप क्यों है। देखिए ज़रा हमको हम ही को टैग करके क्या लिखा है। देखिए कल हम ये डाले मास्टर स्ट्रोक, देखिए गांव का ये लड़का क्या लिखता है, अभी कुछ नहीं सुनेंगे, कौन चुप है नहीं है, नहीं मोदी जो किया है उस पर भारी पड़ेगा। राजपूत का गांव हुआ ना, तो यहाँ तो यही बोलेगा। देखिए हम एक को भी इसमें नहीं जवाब दिए, हम जानते हैं सब मेरा भतीजा है। क्यों? अभी हम उसकी आकांक्षाओं को नहीं शांत कर सकते हैं। अभी अगर हम दलित समाज से होते, ओबीसी से होते, अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप होता तभी फटाफट आ जाता कि नहीं नहीं मोदी जो किया है वो सही है। देखिए दूसरा तुरंत लिखता है, ये देवेंदु ये भतीजा भी है, इसके पापा और हम एक के क्लास में पढ़ते थे, वो हमारा दोस्त भी है, सरबजीत का बेटा है जिसका गांव का नाम लोला है। तो क्या लिखा है सुनिए, यूजीसी का विरोध है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। तीसरा, बीजेपी को और वोट दो। चौथा, सब गोलमाल है। पांचवा, यूजीसी का विरोध किया जाए। छठा, क्रांतिकारी, 1 फरवरी को रोड जाम कर देते हैं। देख रहे हैं ना, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है यही है एथिक्स कि इस समय आप क्या करिएगा। छोड़ दिए लिखने, लिखो जितना लिखना है, कुछ तुमसे होवे न करेगा, हमको पता है।
3,000 आबादी तुम क्या कर लोगे, सम्राट चौधरी को हरा दोगे। तो यही है यहाँ। अब आइए क्या कहता है, नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है। मतलब ये जो आप पढ़िएगा तो क्या मिलेगा, जो विशेष रूप से शासन, नेतृत्व और व्यावसायिक जिम्मेदारी में मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। इसको कई बार कहते हैं नैतिक दुविधा, एक टॉपिक आएगा, चैप्टर। सरकार के तरफ से ऐसा आदेश आएगा कि आप उस कुर्सी पर बैठ करके इस दुविधा में पड़ जाएंगे कि अगर इस पे हम साइन करते हैं तो मेरा जो भी विचार है उस बात पर उसका वो विरोधी है, मान लेते हैं। अगर हम साइन करते हैं तो हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं, नहीं करते हैं तो नौकरी जाएगा। अगर सरकार से लिखित कुछ आ गया तब तो आपको साइन इन करना है, क्या करिएगा ये बताइए। अभी यूजीसी एक्ट में आ जाए, आप वीसी हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इसको नहीं मानिएगा तो यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी का मान्यता ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन के अंदर आप इस कानून को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमको लेटर भेजिए। अब बोलिए आप सवर्ण वीसी हैं तब भी क्या करिएगा, या तो नौकरी छोड़िएगा या तो आप छोड़ दीजिएगा, दूसरा सरकार नहीं छोड़ेगा, वो तो लिख के भेज देगा। तो यही है नैतिक दुविधा, जिस समय आपके पास आएगा उसमें आप क्या करिएगा। मूल्य वे, तो एक बताया नीति सा, मूल्य वे गहन विश्वास हैं जो निर्णय, निर्माण और प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। मतलब आपके भीतर जो भी प्रकार का वैल्यूज डेवलप हुआ, सामाजिक प्रतिमान, अब तक जो आप 20-21 साल के हुए, जिस समाज के हैं उस समाज से जो आपको प्रतिमान मिला, जो आप फॉलो कर रहे हैं, वो निर्णय, निर्माण और आपके प्रायोरिटी को प्रभावित कर सकता है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि इनको कलेक्टर के कुर्सी पर बैठा दीजिए, हम जान के उदाहरण चुने हैं, आप में से किसी को चुन सकते थे। इनको ऊपर से एक लिखित आदेश आ जाए कि आपके ज़िले में ये एक्स शहर जो है, जो मुख्यालय है आपका, इसमें स्लॉटर हाउस का एक एरिया में निर्माण करना है। आप स्वयं जा कर के वहाँ पहले देखिए कितना किलोमीटर, स्क्वायर मीटर ये होना चाहिए, ठीक ना। 20 गो दुकान बनेगा तो आपको सर्वे करने जाना है, आपको सर्वेक्षण करना है दुकान के निर्माण तक, और अंतिम दिन में रिपोर्ट सरकार को देना है। आप बताइए कि ये क्या करेंगे, जैन धर्म का पालन करेंगे कि कलेक्टर धर्म का पालन करेंगे। उस समय आप स्वयं सोच के देखिए। तभी ना आप लोग को कहते हैं कि किसी भी, कोई भी मुद्दा है जो आपको जीवन में लग रहा है कि एकदम गलत मुद्दा है, जैसे अभी हम नैतिक दुविधा में हैं कि यूजीसी एक्ट के पक्ष में बोलेंगे तो जो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये गलत नहीं आया है, आंतरिक हमसे पूछिए तो हम खुलकर कह रहे हैं कि गलत नहीं आया है, तो हम समर्थन नहीं कर सकते। अगर हम इसके विरोध में बोल दें तो क्या कहते हैं, सवर्ण खुश हो जाएगा, तो कल को हमको राजनीति में मदद करेगा, कहाँ जाएं हम। तो कई बार आपको लगेगा कि ये जो है चीज़ गलत है, ठीक ना, लेकिन हमको क्या करना चाहिए। तो हम नहीं कहते हैं फ्लेक्सिबल आदमी को होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आप कई बार देखिएगा, एक बहुत बड़ी नैतिकता है, नैतिकता भी है कि हम अगर कुछ डिमांड करने गए कि बोला कॉपी दीजिए, नहीं बोल दिया, तब 90% काम इसी में बिगड़ता है। जिस आप नैतिकता में रहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि वाला पद हमको मिल जाए, लेकिन आप नैतिकता में पड़े हुए, गया नहीं बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगा। किसके सामने हमको नहीं बोला बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि हम सबके सामने थोड़े गए हैं पूछने कि 500 आदमी के बीच में खड़ा करके कहेगा कि तू पद मांगने आया था, भागो यहाँ से। आपको एक उदाहरण बताते हैं। हमारे एक चचा पहले फॉरेस्टर का परीक्षा पास किए, सरकार के तरफ से नियम आ गया कि ट्रेनिंग के दौरान जो टॉप 15 में रहेगा उसको ट्रेनिंग में प्रमोट कर दिया जाएगा रेंज ऑफिसर में। मौका बेहतरीन मिल गया। तो 2 गो चचा पास किए थे, तो एगो तो सही में ट्रेनिंग में नंबर 2 या 3 थे, ट्रेनिंग में मतलब दौड़ना भागना तो 2 थे, तो उनका तो हो गया। एगो चचा जो थे वो जीवन भर रहिए गए फॉरेस्टर, और दोनों अपना भाई, बड़का भाई नहीं बन पा रहा है, समझिए।
तो उस वक्त मेरे जो मौसा जी हुए, उनका अपना फूफा चीफ कंजर्वेटर ऑफ बिहार IFS पास किए थे। तो वो आकर के मेरे मौसा जी को बोले कि एगो चिट्ठी दे दीजिए, उसमें फ़ोन उन तो था नहीं, तो हमको कर देंगे। अब जब वो ले करके गए वहाँ, तो हम लोग जानते हैं चीफ कंजर्वेटर पोस्ट पर जो आदमी रहा उसको पटना मकान नहीं है, वो इतना ईमानदार था। एक आध आदमी होता है, बाबू मेरे चचा को हड़का दिए, बोले ये चिट्ठी ले कहाँ लाया है रे, ऐसे बोले। नया थे और चीफ कंजर्वेटर बूढ़ा, बोले कि ये चिट्ठी ले क्यों आया है रे, जाके साल भर पढ़ लो, IFS कर लो, हमरे बराबरी में आके बैठ जाओ ना। कैसा बेइज्जती हुआ, लेकिन अकेले में हुआ। तो क्या देख रहे हैं, हमको हमेशा नैतिकता क्या टकराता है कि हम कुछ कहने जाएंगे हमको ना मिल जाएगा। तो ये आपको निर्णय निर्माण की प्राथमिकता को प्रभावित करेगा कि आपके अंदर जिस प्रकार का वैल्यूज है, आपको बचपन से कोई ये सिखाया कि X को जो है धोखा दे के आगे बढ़ा जा सकता है। वो धोखा कैसा था बताते हैं, जो हम ही रोज़ सिखाते हैं आपको, नोट्स नहीं देना दूसरे को। तो ये बताइए कि जब आप बड़े होइएगा और जब उस पद पर बैठिएगा, तो आपका कोई भी नीति निर्णय के पहले ये वाला बात दिमाग में टकराएगा कि नहीं। कोई आप एक प्लान बना लिए हैं, मान लीजिए, कहिएगा नहीं सर उसमें नोट्स बोले थे नहीं देना, ये प्लानमा अगर बगल के कलेक्टर से शेयर किया, उजाक दे दिया, तो हम तो यहीं खड़े रह जाएंगे। तो यही है यहाँ पे। अब इसमें सत्यनिष्ठा कि काम के प्रति जो आपको वर्क दिया गया है, आप कितना ईमानदारी से करते हैं, इसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। यहाँ ईमानदारी का मतलब ये है कि आप बैठ करके दिन भर गप करते रह जाते हैं कलेक्टर के पद पे, लेकिन चूंकि समय सीमा है नहीं, एक फाइल पड़ा हुआ है, 2 दिन में भी साइन होगा। तो सत्यनिष्ठा क्या है कि पहले आके मेरे टेबल पर जितना फाइल पड़ा है, कोई एक दिन में 1000 फाइल तो पड़ा नहीं होगा, अपनी क्षमता के आधार पे 2 भाग में बांट लेते हैं। 10 गो फाइल है तो सोचते हैं कि फर्स्ट हाफ में 5 गो पढ़ लेते हैं, सेकंड हाफ में 5 गो पढ़ लेंगे। पहले उसको यस या नो कर दें, निपटा दें, उसके बाद गप करते हैं, क्या दिक्कत है अगर कोई काम नहीं है तो। सत्यनिष्ठा का मतलब यही है कि आपको जो काम दिया गया है, अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। एक कलेक्टर के ऊपर इतना फाइल पड़ा है, अगर उसको साइन करने में 2 दिन भी लगा देगा, तो ऐसा कोई है क्लाउज कि उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी एक के चीज़ में जा सकता है कि 10 बजे काहे ना आया ऑफिस, मेरे को बात बता रहे हैं, लेकिन वो आए एकदम बढ़िया से गाड़ी उड़ी से, अब बैठ गया 10 बजे आकर के कुर्सी पे, चाय लाओ रे, पानी लाओ रे, ठीक ना, अखबार पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, शाम को फिर 6 बजे घर चले गए। आप ही बताइए कि उस पर कौन सा है ऐसा फार्मूला कि आपको चेक करे कि आप 8 घंटा में क्या किए थे। इसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। समझ गए कि जिस पर हमको कार्रवाई नहीं हो सके, ठीक ना, लेकिन हम फिर भी वो काम हमको करना है, इस बात का हमको जानकारी हो और हम उसको तत्पर हो करने के लिए, तो उसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। अब आइए निष्पक्षता। एक सरकारी ऑफिसर को हर फाइल पर इसका जो है सामना करना पड़ता है। क्यों? जो भी आया फाइल, हम कहते हैं कि डैम बनाने का फाइल आया, अगर आप उच्च वर्ग हैं तो आके कलेक्टर, तो आपके दिमाग में जल्दी नहीं आएगा कि इससे आदिवासी गांव में पानी भरेगा तो क्या होगा, साइन मार दिए, यानी कहीं न कहीं निष्पक्षता आपकी प्रभावित हुई। मशीन हो करके अधिकारी को कोई काम करे एकदम तटस्थ होके, ये बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण बताते हैं, इस पर कोई केस नहीं होगा। आप एक ऐसे टेबल पर बैठे हैं जहाँ की कोई भी एगो काम आपको दिया गया है, फार्म लेके लोग आया, आप पहले फार्म आधा घंटा में इकट्ठा किए, उसके बाद जो पहले दिया उसी का ना काम करिएगा आप। उसके बाद ऐसे किया जाता है, इनका काम, इनका काम, इनका काम, इनका। पता चला कि अभी आप रख लेने ही वाले थे फाइल की, हम आ गए, सर दीजिए न फार्म, यहाँ रख दिए, लेकिन अब आप इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर दिए कि नहीं सर का पहले कर देते हैं।
आप भ्रष्टाचार नहीं किए हैं कायदा के हिसाब से। किसी कायदा में नहीं लिखा है कि इसको भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन आप निष्पक्ष नहीं थे, क्योंकि आपको ऐसे करके देखना था। समझ गए? भ्रष्टाचार तो ये हो ना कि उसमें मांगा हो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप मेरा बिना एसएलसी के आप वो फार्म को ओके कर दीजिए, तब ना भ्रष्टाचार हुआ। कुछ नहीं किए, इसको ऐसे कर दिए। ठीक, आप जो है लंबा लाइन लगा हुआ था, हमको देखे, अरे सर आइए इधर से अंदर आके बैठा दिए और हमरा इधर लेके काम करके दे दिए। 90% ऑफिस में यही हो रहा है। इसीलिए आप केवल यूट्यूब में कर सकिएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसको आप कैसे निपटाइएगा। ये है कि सरकारी ऑफिस में निष्पक्षता नहीं हो रहा है। इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं, इसको निष्पक्षता कहते हैं। समझ गए? तीसरा क्या है? समानुभूति। समानुभूति का मतलब ये है कि अभी आप में से जो ओबीसी और एससी वर्ग में से हैं और ईडब्ल्यूएस में से हैं, एक परीक्षा के समय वो निकालने जाते हैं सर्टिफिकेट, तो जो आपको परेशानी होता है कि दिन भर खड़ा रहना, ये क्या उस कुर्सी बैठने के बाद आप अनुभव कर पाते हैं कि जो लगा हुआ है लाइन में आज यही परेशानी झेल रहा है जो हम झेले थे? सम प्लस अनुभूति। गांव से एक काका जमीन के मुद्दे पर आए, आप एसडीएम, आपको अनुभूति हुआ कि हमरे काका किसी दिन एसडीएम के यहाँ गए थे जमीन के उसी काम के लिए, और 10 दिन एसडीएम नहीं मिला था, हमको आज जो है इससे करना चाहिए ठीक से। ऐसा नहीं सोचिएगा कि साक्षी है इसलिए हम सामने बोल रहे हैं। वो दिन हमको इतना अच्छा लगा था निकुंज का, संतरामपुर हम गए थे, उस समय वो संतरामपुर का एसडीएम था, तो अपने ऑफिस हमको लेके गया। तो एकदम कडाना डैम के पास कोई गांव के एक काका आए जिनका ज़मीन का कोई मुद्दा था, मामलतदार के यहाँ फंसा हुआ था। काम कर देना नहीं इम्पोर्टेंट है, हम जो बता रहे हैं वो समझिएगा। आप जरा सोच करके देखिए कि गांव का एक आदमी जो कांस्टेबल को देख करके इस डर से खड़ा हो जाता है, वो एसडीएम के ऑफिस में आने के पहले कैसा थरथरा जाएगा। तो गेट खोला काका, प्यून खोल करके निकुंज का, तो काका बोला कि मैं अंदर आ सकता हूँ गुजराती में सर? तो बोले हाँ आइए। ऑफिसर कभी आपको बैठने नहीं देगा। समानुभूति नहीं हो रहा है कि हम भी कभी खड़ा रहे थे, तो सामने वाला 4 गो कुर्सी काहेल सरकार रखा है तुमको टांग पे टांग चढ़ा के बैठने के लिए। जैसे ही वो आया, आपको बता रहे हैं निकुंज कहा कि काका बेसो, उसका काम नहीं हुआ क्योंकि वो काम पर कोर्ट का स्टे था, निकुंज के पावर से बाहर का था, काम नहीं किया। लेकिन ये बताइए कि काका गांव में जा क्या बोला होगा कि एसडीएम हमको कुर्सी बैठाया। फिर बेल बजाया, प्यून को कहा कि काका गर्मी में आए होंगे पानी दे दो। फिर उसका बात सुन लिए, फिर निकुंज जो है कंप्यूटर से निकाल करके दिखा दिया कि देखिए ये तो कोर्ट का स्टे है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जैसे वो अपनी भाषा में समझाया। क्या कहते हैं इसको? समानुभूति। काम तो नहीं किया क्योंकि काम करने लायक नहीं था, उसके पावर में नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति जब घर जाएगा तो उसको इस बात का एहसास होगा कि ये व्यक्ति सही। अब वहीं पे बता रहे नायब मामलतदार को पहले निकुंज बुलाया क्योंकि सब कुछ उसके पास। 1.5 घंटा खड़ा रहा, उसको नहीं बैठने दिया। बाद में हम पूछे थे निकुंज से किसको काहे नहीं बैठाए? बोला कि माथा पे चढ़ जाएगा, क्लास 3 है, इसको एहसास होना चाहिए मेरे पास आने के बाद कि हम 1 है वो 3 है। तो ऑफिसर के साथ ऐसा व्यवहार। पीआई को उसी मीटिंग में भगाया है निकुंज, बताते हैं। एसडीएम लेवल का मीटिंग था, हमको कहा कि सर चलिए आज आपको बगल में बैठा के दिखाते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। ये कुबेर भाई डिंडोर उसमें विधायक था, वहीं का संतरामपुर का। तब एसडीएम के राइट हैंड साइड में विधायक बैठता है और लेफ्ट हैंड साइड में डीवाईएसपी बैठता है, और उसके बाद जो है अधिकारियों का जो रैंकिंग है। तो कुबेर भाई डिंडोर को बोल दिया निकुंज, तभी कह रहे हैं कि जो वो है, हो सकता है जन जड नहीं हो सके नौकरी पाने के बाद, एक के घर में, मतलब उम्र के हिसाब से बता रहे। कुबेर भाई को उस मीटिंग में क्या कहा, सर आप बगल वाला में बैठिएगा, हमारे गुरुजी यहाँ बैठे। एसडीएम बोल देगा सिंपल विधायक है, कल 4 को रोक देगा उसका काम, पैसा वाला, तो ख़त्म, वो उधर चला गया। सोचिए 20 गो स्टाफ क्या सोच रहा होगा उसमें कि कौन वीआईपी आदमी आ गया।
उसके बाद बताते हैं। तो निकुंज ऐसे मुड़ा, वो घटना छोड़ दिए हम अपना। तो डीवाईएसपी गर्मी में क्या किया था, पीआई को भेज दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो उस भीड़ में निकुंज उसको बड़ा व्यवहारिक होके बोला है। पावर ने हंसते हंसते कहा कि आप इधर कैसे बैठे हैं, आपको तो वहाँ बैठना है, क्योंकि आप तो क्लास 2 हैं, 1 थोड़े हैं। मैंने वो उसको समझा दिया, वो जाकर वहाँ चला गया। मतलब वो मामलतदार के बाद जाके बैठे। उसके बाद उसी से पूछता है निकुंज, उसके बाद आपके डीवाईएसपी कहाँ है, क्योंकि एसडीएम हमेशा ऊपर होता है। तो कहा कि साहब काम में है। कहा कि हम नहीं फ़ोन करेंगे, आप बाहर जाके फ़ोन करिए और उनको कहिए 10 मिनट में आ जाएं। संतरामपुर है कितना बड़ा, 10 मिनट में आ गया। तो क्या देख रहे हैं कि काम जो आप कर रहे हैं तो क्या है, वो सरकारी कर्मचारी में प्रोटोकॉल, लेकिन गांव के काका के साथ प्रोटोकॉल नहीं। समानुभूति इसको कहते हैं। खुद महसूस करिए कि जब हम ये दोनों के लिए है कि एसके कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो लाइन में खड़ा थे, 2 दिन धड़काया हड़काया, फिर एडमिशन लिया। तो हम उस पद पर आ जाएं तो हमको क्या बिहेव करना है। अब आइए यहाँ क्या कहता है, नैतिकता, सामाजिक मानदंड, दार्शनिक सोच और कानूनी सिद्धांत के आधार पर उचित और अनुचित के अंतर को बतलाता है। कितना बेहतरीन बात बोला। इसीलिए कह रहे हैं कि ये आप अपने से नैतिकता क्या है, सामाजिक मानदंड, आपके सोसाइटी का मानदंड क्या है, दार्शनिक सोच, आपका सोसाइटी विवाह के बारे में जो नियम रखा है समाज, तो विवाह पर कोई फिलॉसफर कहा ही होगा ना। विवाह रातों रात तो ये संस्था उत्पन्न होकर नहीं आया है, तब उस पर फिलॉसफी क्या कहता है। आप समझ गए फिलॉसफी क्यों पढ़ना है। और कानूनी सिद्धांत, अब उसी विवाह पर कानून क्या कहता है, ठीक ना। अब आप सोचिए, फैमिली कोर्ट में आप जज हैं, सब हरदम कलेक्टर ही नहीं सोचिए। 3 तलाक कानून नहीं बना है, उदाहरण, ठीक ना। और एक ही दिन में 3 आदमी का तलाक का केस आप सुन रहे हैं। पहला फाइल हिंदू का आया, दूसरा फाइल मुसलमान का आया, तीसरा फाइल ईसाई का आया। आप जरा बताइए कि आप कानूनी सिद्धांत को भले पर सबसे पहले रखेंगे कि उसका रूल नहीं वायोलेशन हो, लेकिन उसके अलावा जो व्यक्ति आया उसके सोसाइटी का मानदंड क्या है। जब तक 3 तलाक पर कानून नहीं बना था, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मजिस्ट्रेट हैं, कानून नहीं है तब तो आपको उसमें स्वीकार करना होगा कि इस्लाम क्या कहता है। कानून बन गया तो अब इस्लाम जो कहे हमको क्या लेना देना है, हम कायदा के हिसाब से आगे चलेंगे। तो यही कहता है कि ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उचित या अनुचित केवल कायदा के आधार पर ही नहीं तय करना है। ये चीज़ उचित है या अनुचित, ये केवल कायदा के आधार पर ही नहीं तय करना है। एक इस कायदा पर आपको लग रहा है कि अपील करने का हमको मौका नहीं मिला, ये तो मतलब कि हम सवर्णों के साथ क्या होगा। खाली उत्तर प्रदेश का डेटा आया है, इसमें भाजपा नहीं शामिल हुआ है अकेला, बहुत लोग होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट से प्रमोशन। तो अभी उत्तर प्रदेश के सारे यूनिवर्सिटी में 850 ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर को नियुक्त करना है। किया गया है 250। एक तरफ तो आप इस कायदा का विरोध कर रहे हैं, इस पर जब कहेंगे तो आप कहेंगे दबा दो। 61% सीट खाली है, 51% एससी का, अभी गार्गी को हम सुनाए थे सब। आ जानते हैं जनरल का 3500 सीट खाली है, 2500 भरा हुआ है। मतलब 2500 जनरल एसोसिएट बनने के लायक है, लेकिन ओबीसी में 200 है। तो क्या देख रहे हैं कि जब आप कोई कानूनी सिद्धांत की चर्चा करिए तो थोड़ा सामाजिक मानदंड को भी ध्यान में रखिए, उसके बाद जो है। नहीं तो क्या होगा, आप हर हमेशा एक के लाइन करेंगे। आर्टिकल 14 में लिखा है समानता का अधिकार, तो उसमें लिखा है कि सवर्णों को समानता का अधिकार।
ओबीसी का भी समानता का अधिकार होगा, एससी का भी होगा। तो आप दिल से बताइए कि कहाँ कहाँ आप तोड़े हैं, पश्चाताप करिए तो एक बार आकर के कि हमने यहाँ यहाँ आर्टिकल 14 तोड़ा है। तो आप कहिएगा नहीं, हमरा लगअप नहीं करना। उसी तरह एससी वर्ग को भी कहा जाएगा कि आप देखिए कि किसको गलत में आप फंसाए हैं, आप भी समानता का। तो कोई वर्ग तैयार नहीं होगा, कहेगा नहीं वो तो कानून में छूटिए न गया अगर हम गलत में फंसाए। सवर्ण कहेगा हम बोले होंगे तो हमारे ऊपर एट्रोसिटी केस नहीं आएगा। कहाँ से आएगा भाई, ना आपका कहीं प्रूफ है ना कुछ है। जिस समय बोले गांव में आप ही 5 आदमी थे, वो दलित अकेला था, वो जब गया बोलने के लिए तो आप 5 कहने लगे कि नहीं बात बोलबे न किया है भाई, मारपीट हुआ है। तो दोनों वर्ग देखिए, तो यही है, जब आप इन तीनों के बीच में जाकर के तीनों को साथ में लेकर के जब आप उचित और अनुचित का निर्णय लीजिएगा, तब जाकर के वो उचित या अनुचित कहलाएगा। ठीक है। अब आइए नीति शास्त्र की अवधारणा। अब ये जानने के बाद यही 3 भाग है इस पूरे सिलेबस का। एथिक्स क्या है? कहता है एथिक्स शब्द ग्रीक के एथोस से बना है। तो एथोस का मतलब होता है चरित्र। और ध्यान रखिएगा, चरित्र खराब है ये कहने के पहले आपको ये भी कहना होगा कि हमारे समाज के अनुसार, क्योंकि आपने जो नियम बनाया है उसका उल्लंघन किया, इसलिए आप कह रहे हैं कि उस चरित्र खराब है। ठीक है, ये चरित्र खराब है, भ्रष्टाचारी है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के नियम को तोड़ा तब ना। अब वही व्यक्ति अगर नाइजीरिया में नौकरी कर रहा होता तो वहाँ तो ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा है कि 10% जो है अगर आपसे कर्मचारी घूस मांगता है तो घूस नहीं है, और उसके नीचे लिखा है कि कर्मचारी अगर उसका रिटर्न फाइल कर दे तो वो वाइट मनी हो जाएगा। अब बता दीजिए कि नाइजीरिया में जो आदमी काम करके 10% लिया उसका चरित्र खराब है? नहीं है, वो कायदा के अंदर काम कर रहा है। वहाँ चरित्र किसका खराब है? जो 10 टका से ज़्यादा लिया। यही बात है। तो चरित्र, आदत क्या कहते हैं? उसका आदत खराब है, मांस मुर्गा मछली खाता है। काहे भाई? आपके मानदंडों के अनुसार नहीं है इसलिए। ठीक है, नहीं तो शराब गलत चीज़ है तो उस पर कानून बना, तो मुर्गा पर कानून काहे बन रहा है? मैंने एक बार सोच के देखिए, यानी ये हमारी आदत है। ठीक है, इंसान जो है वो खाता है गलत है, और शेरवा जो खाता है किसको सुधारिएगा? बाघ जो खाता है, तो ये फूड हैबिट है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह क्या कह रहा है? रीति रिवाज। एथिक्स का मतलब आपका जो रीति रिवाज है, क्या कहते हैं, कभी देखे हैं हमारे बिहार में कहते हैं उसको, अब आपके यहाँ से ख़त्म हो गया होगा बहुत पहले, हमारे यहाँ अब मौर पहनाया जाता है लड़का को शादी में। वो मौर क्या है वो समझा देते हैं। राजा का शादी होता था बेटा का, तो टोपी नहीं पहनेगा, सोना पहनेगा। ठीक है ना, तो अब हम गरीब हैं तो सोना कैसे पहनेंगे? तो वैसे चमक दमक वाला दिखना चाहिए। तो पहले राजपूत समाज में हुआ कि शादी के समय लड़का के माथा पर बाजार से खरीद के ऐसा लाते थे कि मुँह नहीं दिखता था, समझ गया, एकदम लाल पीला चमकने वाला, उसको हम लोग मोर बोलते हैं। मोर शायद आप लोग बोलते हैं कि मोर पहन के गया है शादी में। हाँ ठीक। अब राजपूत से फिर दूसरे जाति में, तीसरे जाति में, पूरे समाज का नियम बन गया कि नहीं अब शादी होगा तो दूल्हा मोर पहनेगा। ठीक है, ईसाई का दूल्हा नहीं पहनता है तो 100 बरस नहीं जिंदा रहता है। मैंने को सोच के देखिए, तो क्या देख रहे हैं? एथिक्स का मतलब भाई रीति रिवाज, व्यवहार के तरीके। आप अगर अपने चचा मामा मौसा किसी का पैर नहीं छुए तो पूरे घर में आपका क्या हाल होगा? एक बार सोच के देख लीजिए कि पैर नहीं छुआ। उदंडता का पहला बेसिक पैमाना है कि आप अपने चाचा मामा मौसा का पैर नहीं छुए। उदंडता का भी पैमाना है, अब बदला वसूलने का भी पैमाना है कि अच्छा फूफा का बेटा जो है वो हमारा पापा का पैर नहीं छुआ था, रुको अभी आने दो, हम नहीं छुएंगे। ठीक है, अभी समझिएगा, रीति रिवाज बताते हैं और व्यवहार। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि पैरें नहीं छूना है, तो वो तो गला लगता है, तो क्या अब अपने फूफा का इज्जत नहीं करता है? मैंने सोच के देखिए, अगर पैर छूना ही जो है निशानी है इस बात का कि बड़ा ही एकदम लड़का बहुत बढ़िया है, तो इस्लाम में सब लड़कवे बेकार है।
तो उसका जो है व्यवहार अब समझ में आ गया। माना एथिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा ब्रॉड होइए कि मेरे समाज में ये है, दूसरे में नहीं है, तो वो अगर नहीं किया तो वो नहीं है गलत। समझ गए? एक क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। युवराज हमको काहे दिन में 2 बार पैर छूता है? युवराज ये बताएगा। पापा इतनी वो सिखाए कि मास्टर के पास जाओगे ना, यूपी बिहार का कल्चर है, समझ गया? 2 बार स्कूल जाएंगे ना तो 2 बार पैर छुएंगे। गुजरात में क्या सिखाया पापा कि भाई बर्थडे हो तो जाना पैर छूना। गुजरात का भी लगा उदंड नहीं, अपने बर्थडे में आता है पैर छूने, ठीक है। कोई विशिष्ट उत्सव हो तो क्या ये पैर छूने को आप उदंडता और गैर उदंडता में रखिएगा? नहीं, उसको इतनी गो से सिखाया है तो उस पर यह प्रभाव ही नहीं पड़ता होगा वह कि हमारा पैर छू लेता होगा। आपको सिखाया विशेष ओकेजन में, अब मुसलमान लड़का होगा तो एक को दिन नहीं छुएगा। तो हमको, अगर हम टीचर हैं तो हमको नहीं गुस्साना है। एथिक्स के कारण हमको समझना है कि ये लड़का इस कल्चर से आया है इसलिए इसका ये बिहेवियर है, ये लड़का इस कल्चर से आया है इसलिए इसका ये बिहेवियर है। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं हम लोग नीति शास्त्र। अब कहता है नीति शास्त्र को 2 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ा खूब आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना? काहे कि व्यवहारिक विषय है, इतना व्यवहारिक इकोनॉमिक्स नहीं है। तो अब सुनिएगा, तो नीति शास्त्र को 2 तरीके से परिभाषित करते हैं। एक है मानक और सिद्धांत का समूह, मतलब जो सोसाइटी हमारा स्टैंडर्ड तय कर दिया है, ठीक है ना? सोसाइटी स्टैंडर्ड तय कर दिया कि बेटा नहीं होगा तो तुम्हारा जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। पता चला 7 बेटी के बाद 2 बेटे की उम्मीद में बैठे हैं लालू यादव। देख रहे हैं ना? मतलब ये है मानक सिद्धांत। तो उसका एक समूह है, आपको रटना नहीं पड़ता है। आप याद करिए कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले हम ही बताते हैं कि हम बाल नहीं हम मुड़ाते तो हमारा क्या बिगाड़ देता गाँव वाला, ठीक ना? आपको अभी बता दे रहे हैं, द्वंद्व चल रहा था। गार्गी नहीं बोल पाती है, लेकिन हमारी छोटकी जो है वो बहुत तेज बोलती है, हमको जवाब दे देती है। जवाब मैंने उदंड वाला नहीं, तार्किक वाला। पापा जा रहे हैं ना, ये छिलवाइएगा नहीं। उसको पता था कि हम मुड़वा के ही आएंगे, जाते तक नहीं बोले फिर भी आ गए। क्यों? इसको याद नहीं करना है। वो 12वां दिन अपने आप मन में होने लगा कि बड़ा करीबी है मामला, बना दूर का मामला होता तो एक बार चला लेते, ठीक है। तो इसका एक समूह है जो हमको रटना नहीं होता है। जैसे ही मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हिंदू हैं, कोई आदमी कहे कि चलो नहीं यार आज तुमको हम खिलाते हैं, अरे मंगल है, याद कराया आपको कोई कि मंगल नहीं खाना है? मैंने एक बार सोच के देखिए, ठीक है। चलिए, स्वाति के मन में विरोध चल रहा होगा कि भाई वेजिटेरियन के बारे में काहे नहीं बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, स्वाति को समझा दे कि 12 गो सोमवार करना है, कभी नहीं आता है, या सावन में सोमवारी करना है। क्या उसको हर दिन याद कोई कराएगा कि अबरी सोमवार आ गया? अपने मालूम है सोमवार आया, आज हमको फास्टिंग शुरू कर देना है। इसी को कहते हैं मानक और सिद्धांतों का समूह। इतना गो से पहले आपको मजबूर नहीं किया, आप देखे अपने बड़ों को कि ये सब कर रहे थे। जैसे जैसे आप बढ़ते गए वो चीज़ आप गेन करते चले गए जिस समाज में थे। ये है पहला एथिक्स। दूसरा क्या है? सही या गलत के एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में हमको सोसाइटी याद करा दिया है, हमारा समाज डूज क्या क्या है कि ये करो, माता पिता का पैर छुओ, बड़ों का सेवा करो, डोंट ये भी समझा दिया है, ठीक है। तो हमको अगर डूज और डोंट जो सिखा दिया उसी का अध्ययन है नीति शास्त्र, कि हम जिस समाज से हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जैन सर से जो हम गए थे मिलने, तो जैन सर को डॉक्टर बोला कि इस बीमारी में अगर आप या तो एग का पीला वाला भाग खाइए या नहीं तो बकरे की कलेजी खाइए। अब वो हैं जैन, वो डॉक्टर को बोल के आए जो हमको समझाए, बोले कि जानते हो रजनीश, हम कहे भाई कि मरना पसंद है,
लेकिन ई नहीं खाएंगे। बोलिए कि सर के दिमाग में सामाजिक प्रतिमान भरा कि नहीं? कौन आदमी है जो मरना चाहेगा भाई? 150वां साल में भी सोचता है कि 2 दिन और निकल जाए। सोच के देखिए, आदमी स्वयं नहीं मरना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, समाज इतना ज़्यादा डाल दिया कि जैन हो, ये नहीं खा सकते हो, तो डॉक्टर के भी प्रिस्क्रिप्शन पे उसको मुंह पे मना करके आ गया कि आ गए वो कि नहीं, ये तो हम नहीं खाएंगे चाहे हम जिंदा रहें या नहीं रहें। देख रहे हैं, यही है सही या गलत का व्यवस्थित अध्ययन। क्लियर हो गया? अब पहले अर्थ में क्या है नीति शास्त्र? आदर्श, सिद्धांत और मानकों का वह समूह जो मानवीय कार्यों को सही या गलत निर्धारित करता है। अभी आपको बताते हैं। शादी में लड़की के मांग में जिसमें सिंदूर भरा जाता है, तो ऐसे ही भरता है। ऐसे भर दे तो क्या हो जाएगा? मैंने एक बार सोच के देखिए कि अगर ऐसे ही भर देगा तो क्या हो जाएगा। यही है कि आपको वो आदर्श, वो सिद्धांत, उसका एक ग्रुप दिया गया है जिसके आधार पर अगर कोई ऐसे सिंदूर भरा, अरे वाह, ऐसे है छोड़वा बदमाश होगा। देख रहे हैं ना, ये जो है इसको कहते हैं पहला अर्थ नीति शास्त्र। यह मानकों का समूह है जिसे कोई समाज स्वयं पर लागू करता है। दूसरा समाज हो सकता है नहीं भी करे। आज इस समाज में सिंदूर लगाने का ही नहीं परंपरा है, दोनों देखिए लागू करता है, जो व्यवहार, विकल्प और कार्यों का मार्गदर्शन करने में सहायता है। ये वो समाज इसलिए बनाया कि उसको, जो उसके दिमाग में उसमें आया होगा कि ये करने से हमको ये काम करने में आसानी होगी। आपको बताते हैं, पुराना ज़माना में क्या कहता था कि लड़की जो है वो पायल पहनेगी। आप क्या वो पहनती है? दौड़ के बस पर चढ़ना है, वो पायल पहन के दौड़ पाएगी? तब पायल पहनना है क्यों? सोसाइटी को कार्यों में आसानी हो। मान लीजिए लाइट नहीं था उसमें, इधर वाला बरंडा पर एगो डिबिया जला करके जेठ खाना खा रहा है, उधर वाला बरंडा से जो है एक महिला जा रही है। अनहरिया में पता भी चलेगा, गांव में घर बड़ा बड़ा होता है, तो उसका पायल का जो आवाज़ आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारे घर की बहू जा रही है कि बेटी जा रही है कि कौन जा रही है। ठीक, घूंघट काहे कहा? देख लीजिए, एक के जगह घूंघट सही है आकि घटना सही है, बताइएगा। एक ही घर में बहू अगर घूंघट नहीं पहने तो बड़ा खराब, अब बेटी पहन के नहीं आएगी घूंघट। एक ही घर में देखिए, जब वही बेटी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी तो फटाक से, ठीक, काहे लाया ये? अपनी घर की महिला, अब बाहर के घर की महिला में हम डिफरेंस महसूस कर सकें। एक बाहरी आदमी भी आके दरवाजा बैठा है, 10 महिला उसके सामने से गुजरी, तो जितना घूंघट वाली है वो समझ जाएगा कि अच्छा वो इस परिवार की बहू है, और जितना बिना घूंघट वाला है वो परिवार की बेटी है, बुआ है, कोई और है, लेकिन वो यहीं जन्म ली है, ऐसे समझिएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर आप एथिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप घूंघट का विरोध कर देंगे, ठीक। लेकिन घूंघट का विरोध जो है करने के पहले आप ये बेसिक नहीं समझे, ठीक है ना, आप समझिएगा। तो ऐसा डिफरेंस इस्लाम में काहे न किया? नहीं है वहाँ कि बेटी हैं तो ऐसे बुर्का उठा लीजिए, वो दोनों को पहनना है, बहू है कि बेटी है। कारण तो इस्लाम क्या कहता है? हिंदू में समाज काम करने में आसानी देख लीजिए। हिंदू समाज में एक लड़का अपने सपना में भी कभी नहीं सोच पाएगा कि हम अपनी चचेरी बहन से शादी कर लें, ममेरिस कर लें, फुफेरिस कर लें, मौसेरिस कर लें, तो घूंघट का जरूरत नहीं है। क्योंकि लड़का अगर खड़ा होकर देख भी रहा है मौसेरी बहन को, ममेरी को, तो उसके मन में भाव आ रहा है कि हमारी बहन है, और यहाँ चचेरी बहन से भी शादी होगा, ममेरी बहन से भी शादी होगा, मौसेरी बहन से भी शादी होगा, तो उसको कैसे जो है घूंघट हटवा दीजिएगा? तो बुर्का पहनेगी। तो क्या देख रहे हैं कि जब आप पढ़िएगा ना एथिक्स, क्या दिमाग में कुछ नया बात आया?
यही चीज़ है कि जब आप फ्लेक्सिबल होकर सोचिएगा तब पता चलेगा कि कोई समाज क्यों ये नियम लेके आया। उसको ये उसके ऊपर एगो नियम बनाए हुए था कि भाई सब अपनी भाई बहन को छोड़ के सबके साथ शादी हो सकता है, तो भाई सबको घूंघट में डाल दो। क्यों? जब अपना चचेरा भाई शादी होगा तो उसी घर में न रहना है, तो बहू और बेटी कैसे हुई? बहुबेन हो गई वो। अपने यहाँ उसको दूसरे ही घर में जाना है, तो यहाँ बेटी है वहाँ बहू है, तो हम बीच में नियम लगा दिए। ठीक है, अब जरा आइए यहाँ पे मानकों का एक समूह ये हो गया। अब दूसरे अर्थ में नीति शास्त्र क्या है? ये तो हुआ पहला अर्थ में। दूसरा, जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले मानवीय कार्यों के उचित और अनुचित होने के व्यवस्थित तर्कसंगत अध्ययन। इंसान कोई भी है इस संसार में, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पहले ये समझिएगा। अब ब्रॉड संकुचित ने, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पिता हैं, मेरा भाई है, तो मरने के बाद कोई देखें कि कूद गया है उसके उस पे कि नहीं हम भी अब चल ले जाते हैं। समझ गए? एक ही चीज़ है जो आपके साथ अंतिम तक जाएगा, वो है आपका कर्म। फिर हम बता रहे हैं कि आप जो किए उस सही है कि नहीं, ये कोई नहीं तय कर सकता है, क्योंकि अभी पढ़ लिया ना, आपने जो कर्म किया वो आपके समाज के हिसाब से गलत है तो आप गलत किए, समाज के हिसाब से सही है तो सही किए। ये अगर अंडा भी लेके बैठ जाए तो कर्म खराब हो गया, अगला जन्म हो जाएगा। हम रोजे खाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। मुसलमान जो है बकरा ही खाएगा तो क्या दिक्कत है? ऊँटे खा लेगा तो क्या दिक्कत है? क्योंकि उसको वहाँ तक का रोक नहीं है। देख रहे हैं ना? तक जो आप ये कह रहे हैं ना कि इसका कर्म खराब है तो ये अगला जन्म में कुत्ता बन जाएगा, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको कैसे पता है कि इसका कर्म खराब है? आप जिस समाज में जन्म लिए हैं, उस समाज जो नियम बताया उसके आधार पे कह रहे हैं कि कर्म खराब है। मान लीजिए वो अगर दूसरे समाज में जन्म लिया होता तब वो काम कर रहा होता, क्योंकि उसका सोसाइटी वही कहा था। तो यही चीज़ है, अंतिम लक्ष्य सबका जो है वो यही है कि या तो निर्वाण पालें या तो अगला जीवन को भी बेटर बना लें। तो उसके लिए जो हमको नियमों में बांधा गया है कि ये करिए, इस तरह से रहिए, तो क्या देख रहे हैं आप? वहाँ पर जो है उसका जो आप अध्ययन कर रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको हम कहते हैं नीति शास्त्र। अब फिलॉसफिकल विषय में नीति शास्त्र क्या है, तो जो अभी आपको हम समझाएं कि घूंघट क्यों, किसी के भी अगर आप कस्टम्स को नकारात्मक होकर के देख रहे हैं तो आपके अंदर समझ लेना है कि दर्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है, आप अंधभक्त हैं। अपना जो नियम है उसके हिसाब से चल रहे हैं। जब आप पॉजिटिव होकर के सोचते हैं कि ये क्यों लाया गया इसके समाज में, तो जो हम बताए, जैसे आप एक बार सोचिए कि वजू क्यों, मुस्लिम क्यों वजू, तो जहाँ वो धर्म फैला है वहाँ पीने का पानी नहीं है, तो उनका मोहम्मद साहब कहेगा कि ऐसे पानी ले लेना और ऐसे करके धोना। आप एक बार सोच के देखिए। तो वजू जो है वो वाटर मैनेजमेंट है कि इतने को लेना है, इतने में ये पूरा हाथ धो लेना है। समझ गए? रेगिस्तान है, कीचड़ नहीं होता है, रेती होता है, वह इतने को पानी में से फिर ऐसे दाढ़ी पोंछ लेना है और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगना है। क्या देख रहे हैं कि फिलॉसफी उन कारणों को खोजता है पॉजिटिवली कि इस समाज में ये क्यों है। तो दार्शनिक विषय के रूप में नीति शास्त्र क्या करता है, इसीलिए हम कहे कि आपको ईसाई धर्म का सिद्धांत पढ़ना है, इस्लाम का सिद्धांत पढ़ना है, सब जो है इसमें, तो उनके मूल्य और दिशा निर्देशन के औचित्य को सिद्ध करता है, जस्टिफाई करता है कि उस समाज में ऐसा क्यों है। ठीक है।
यह केवल परंपरा एवं रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन नहीं करता है, इसके बजाय इसके लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रकाश में विश्लेषण करता है। माने किसी भी समाज का आदमी जो कर रहा है, अगर आप उनसे ये प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्यों है आपके समाज में, तो हर इंसान का यही होगा, क्या पता, बचपन से हमको बता दिया, हम यही कर रहे हैं। ठीक है, नीति शास्त्र का अध्ययन यही है कि आपको आंख मूंद कर नहीं मान लेना है, पॉजिटिवली सोचना है, ठीक, लेकिन पता करिए कि ये क्यों। ठीक है ना, जैसे हम आपको बताते हैं, एगो खाना में देखिएगा कि काठियावाड़ी भोजन जब आप कहते हैं तो फिर वो आपसे अलग क्यों हो जाता है, किस चीज़ में अलग होता है, एक बार सोच के देखिए। जब आप कहते हैं कि गुजराती भोजन, माने हम कहेंगे पहले गुजराती भोजन और आप कह रहे हैं काठियावाड़ी भोजन, तो आखिर उस भोजन में सबसे अलग क्या है? तो सबसे पहला चीज़ जो अलग है वो बताते हैं कि गुजराती भोजन में गोल लेके बैठ करके खाना, गुड़, ये नहीं है, सब भोजन में नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन काठियावाड़ी में जब भी खाना लेके बैठना है तो गुड़ जो है सूखा वाला वो लेके ही बैठना है, उनके भोजन का भाग है। आप रेस्टोरेंट में जाइए, देखिए आपको गुड़ दे देगा और मक्खन दे देगा। वो उजरका मक्खन सब गुजराती नहीं खाता है, वो उसी प्रदेश का है बनाया हुआ, क्यों है? यही है नीति शास्त्र का। तो काठियावाड़ समुद्र के किनारे है, समुद्र जो वाष्पोत्सर्जन करेगा पानी, तो उसके साथ नमक का भी वाष्पोत्सर्जन होगा। तो काठियावाड़ में रहने वाला आदमी जब सांस ले रहा है तो पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो नमक भी ले रहा है जो यहाँ जमेगा, गुड़ उसको काटता है, इसलिए वो अपने हर खाना में गुड़ ले खाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस इलाका में जाइए, जितना दिन रहिए, ट्राई करिए कि उसका लोकल भोजन करिए। का है तो वो उसके पर्यावरण के आधार पे बनाया गया भोजन है, आप उसी पे उतर जाइए, देखिए आप स्वस्थ रहिएगा। यही है, सार्वभौमिक सिद्धांत खोजिए कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है ना, ना कि अरे हमारा बड़ा बुजुर्ग बोला था। पॉजिटिव होके खोजिए, नकारात्मक मत होइए, ठीक है। अब आइए दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, क्यों फिलॉसफी पढ़ना है, आप समझ में आ गया कि एथिक्स उस बड़े फिलॉसफी का एक ब्रांच, ठीक है। नीति शास्त्र को नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। नैतिक शब्द जो है ये भी एक चैप्टर है आपका, मोरल। नहीं कहते हैं कि एकदम अनैतिक इंसान है, इमोरल इंसान है, वो आपके समाज से है, वो इंसान नहीं है इमोरल। ये पहला बात ध्यान रखिएगा। मोर शब्द से बना है, लैटिन भाषा का मोरल मतलब है रीति रिवाज, चरित्र, व्यवहार। वही जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके रीति रिवाज, चरित्र और व्यवहार का अगर वो पालन करेगा तो मोरल है, नहीं करेगा तो इमोरल है। बस इतने सा बात है। एक सिख अगर पगड़ी नहीं पहने, बाल कटा ले, दाढ़ी बना ले, कौन सा कानून है कि उस पर सजा हो जाए? लेकिन एक पंजाबी सिख क्या बोलेगा? ये इमोरल आदमी है। देखो गुरुजी ऐसा कहे थे, ये इस बात को नहीं मान रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मोरल शब्द माने नैतिक शब्द समय के साथ बदलेगा, स्थान के साथ बदलेगा और काल के साथ बदलेगा। इतना था आपका नीति शास्त्र के समझने का जी। हमको तो अपना ज़रूरत ही नहीं पड़ा अभी खोलने का, अब कल इसको लिखा देंगे।